बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है गार्डियनशिप को लेके, बच्चों की कस्टडी से लेके। दो मियाँ बीवी के अंदर जब सेपरेशन होगी, डाइवोर्स होगी, तो बीवी ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली एक ऐसे शख्स से जो बच्चों के लिए अननोन था, स्ट्रेंजर था। बच्चे 3-4 थे तादाद में। तो जब शादी कर ली उस खातून ने, और वो जो आदमी था जो कि सौतेला बाप था बच्चों के लिए, तो जो हकीकी बाप था उसने केस कर दिया गार्डियनशिप का एंड कस्टडी का, कि जनाब क्योंकि खातून ने सेकंड मैरिज कर ली और मैंने तो सेकंड मैरिज भी अभी तक नहीं की, तो ये खातून अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी, और वो जो शख्स है वो सौतेला बाप है बच्चों का, ये कस्टडी मुझे दी जाए, ये गार्डियनशिप मुझे दी जाए। बच्चे वहाँ हरगिज़ अच्छी तालीम और तरबियत और एक अच्छे माहौल में नहीं रह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, जस्टिस आलिया मलिक और मंसूर अली शाह की, हवाला स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। कि जज साहबान ने अपनी तफसीली ऑर्डर के अंदर कहा कि बेशक अगर एक खातून दूसरी शादी कर लेती है, और स्पेशली जब ये हो कि जो जिस शख्स से शादी की है वो स्ट्रेंजर हो उन बच्चों के लिए, वो अननोन हो, उससे पहले वो मानूस ना हो बच्चे उससे, तो एक ये मेजर फैक्टर बन सकता है कि कस्टडी बच्चों की औरत से लेके खामंद को ट्रांसफ़र कर दी जाए। मोहम्मदन लॉ के अंदर भी ये लिखा हुआ है। अच्छा, मोहम्मदन लॉ जो है ना कमेंट्री है, मोहम्मदन लॉ कोई स्टैटूट या कोई पार्लियामेंट से एनेक्टेड लॉ नहीं है। मोहम्मदन लॉ एक इंटरप्रिटेशन की बुक है, और डीएफ मुल्ला ने इसको लिखा था, और इस्लामिक जो कवानीन है, इस्लामिक शरीयत है, उसको इंटरप्रेट किया था। तो जैसा आपने कहा, बेशक मोहम्मदन लॉ के मुताबिक एक गार्डियनशिप लूज़ कर जाएगी एक खातून अपने बच्चों की, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चों को दे दी जाएगी। बच्चों की जो गार्डियनशिप है वालिद को दे दी जाएगी जो कि हकीकी वालिद है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये रिजिड है या पत्थर पे लकीर है। हमेशा गार्डियनशिप के केसेस के अंदर वेलफेयर ऑफ द माइनर को सामने रखा जाएगा कि बच्चे कहाँ पे ठीक रह सकते हैं। तो इस केस के अंदर चूंकि बच्चों ने अपनी स्टेटमेंट जमा करा दी कोर्ट के अंदर फर्दन फर्दन कि हम अपनी माँ के साथ ही रहना चाहते हैं, हर बच्चे को जज साहब ने प्राइवेटली बुला के अपने पास पूछा कि जी आप किधर रहना चाहते हो। तो बच्चे चूंकि इस उम्र में थे कि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकें, करवा सकें कोर्ट के अंदर, और अपनी डिज़ायर शो कर सकें, तो कोर्ट ने उनकी डिज़ायर को एक्नॉलेज किया। बच्चों ने कहा हमने माँ के साथ ही रहना है, बेशक माँ ने दूसरी शादी कर ली है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो औरत थी ये अपना बिजनेस भी चला रही थी प्राइवेटली, अपना अर्निंग जो है ये खुद कर रही थी, इंडिपेंडेंट खातून थी, सेल्फ एम्प्लॉयड थी, इसको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। तीसरी बात, इसकी अपनी रहाइश भी मौजूद थी, और अच्छे सिस्टम इसने बनाया हुआ था सोसाइटी के अंदर, और उसको किसी किस्म का कोई मामलात ऐसे नहीं थे कि वो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएगी, बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएगी दूसरी शादी करने के बावजूद। तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक एक औरत जब दूसरी शादी करती है तो ये एक मेजर फैक्टर है कि हकीकी बाप को बच्चे कस्टडी दे दी जाए, लेकिन अब यहाँ पे सर्कमस्टांसिस एक्सेप्शनल हैं, यहाँ पे सर्कमस्टांसिस जो हैं बहुत चेंज हैं। बच्चे माँ के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वो अर्निंग अच्छी कर रही है, उसके पास रहाइश अपनी है, अपना कारोबार है, वो पढ़ी लिखी भी है, वो एजुकेटेड खातून है, और बच्चों ने अपनी डिज़ायर भी शो कर दी कि हम माँ के पास रहना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को सामने रखेंगे मलहूज़ खातिर, क्योंकि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है वो कहता है कि गार्डियनशिप एंड कस्टडी चलती ही, ये जो पॉइंट है इस इशू को डिसाइड आपने वेलफेयर ऑफ द माइनर पे करना है। और वेलफेयर ऑफ द माइनर क्या है कि बच्चे कहाँ पे ठीक रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जज साहब ने इसके अंदर ये भी कहा कि ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि 1+1=2, 2-1=1। ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी भी गार्डियनशिप के केसेस में नहीं होगी कि अब चूंकि वो शादी कर ली औरत ने तो कस्टडी लूज कर देगी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सारे फैक्टर्स को कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए, आगे पीछे साइडवेज के, और क्रक्स क्या होगा, फोकस आपका पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, बच्चों की तरबियत, माहौल उनके लिए कौन सा होगा, कहाँ वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कहाँ उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उठना बैठना कैसे ठीक रहेगा। तो जैसा आपने कहा हमारे नज़दीक इस केस के अंदर माँ से बेहतर इस टाइम पे कस्टडी किसी को नहीं मिल सकती, तो ये माँ को ही रहनी चाहिए। बाप इस टाइम पे कस्टडी लेने का हक नहीं रखता। और वो पिटिशनर जो है, जो बाप था, वो केस हार गया और खातून जो है केस जीत गई।
अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एक बाप अगर अपनी कस्टडी लूज़ कर देता है या गार्डियनशिप में भी वो हार जाता है केस के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों से मुलाकात करने का भी हक खो देता है, कभी उनकी शक्ल ही नहीं देख पाएगा या उनके साथ मुलाकात या रब्ता करने का भी हक खो देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाप जो है पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ रब्ता रखने का पूरा राइट रखता है, और कोर्ट इसको एक्नॉलेज करती है। और कोर्ट क्या करती है कि विजिटेशन राइट्स का एक स्केड्यूल भी बनाती है। अगर आप एप्लीकेशन दें, वैसे तो कोर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही वो बना देते हैं स्केड्यूल पूरे साल का, कि इन छुट्टियों में इतनी देर बच्चे बाप के पास रहे हैं, मुलाकात का ये तरीका कार हो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोर्ट ने इस तरफ कोई बात नहीं लेके गए, स्केड्यूल नहीं बनाया, तो आप एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि हमें जनाब केस में जीता या नहीं जीता, लेकिन ये स्केड्यूल बना के दें बच्चों से मुलाकात का। विजिटेशन राइट्स बाप के हमेशा रहते हैं। इसी तरीके से अगर बच्चों की कस्टडी या गार्डियनशिप बाप को मिल गई होती है और माँ को ना मिली थी, तो माँ का विजिटेशन के जो राइट्स हैं वो पूरे पूरे रखती थी। मुलाकात का हक कभी भी ख़त्म नहीं होता। ब्लड रिलेशन आपका ये बच्चों से लाताल्लुकी आपकी कभी भी नहीं ऐसी होती कि बेशक बच्चे कहीं और रह रहे हैं तो अब आप उनको मिल नहीं सकते। कोर्ट इसको एक्नॉलेज करती है। और अगर कोई माँ बाप कोर्ट के इस ऑर्डर को, विजिटेशन राइट्स का जो स्केड्यूल बनाया जाता है, ओबे नहीं करती, तो वारंट भी निकाले जाते हैं कि जनाब आप ओबे क्यों नहीं कर रहे, मैंने ये विजिटेशन राइट्स का एक चार्ट बना के दिया था। विजिटेशन राइट्स में अमूमन क्या होता है कि महीने के अंदर कितने दिन बच्चे दूसरे बाप के पास रहेगा, यानी पेरेंट के पास रहेगा जिसके पास कस्टडी नहीं है। ईद मिलाद होगी, बड़ी ईद होगी, छोटी ईद होगी, 14 अगस्त हो गया। इस तरीके से जो स्पेशल इवेंट्स हैं पूरे साल के, वो फिर इस तरीके से जज साहब उसको बहाना बनाते हैं कि दूसरे पेरेंट्स से मुलाकात के लिए रख दिया जाए और बच्चों के साथ वो अच्छा ताल्लुक कायम रहे। क्योंकि बच्चों की प्रॉपर नशोनुमा के लिए या उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए भी दोनों पेरेंट्स का उनके साथ इन टच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला था। अगर कोई भी इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, स्पेशली जिनके केसेस इस मामलात के हैं। और अगर कोई कंसल्टेशन करना चाहता है तो रब्ता नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।